सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश। जयपुर में दो कॉलेज हैं, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस हिंदी मीडियम का कॉलेज है और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है। मैं उन दोनों के साथ जुड़ा हुआ हूं, उन्हीं का डायरेक्टर हूं। और परिष्कार कॉलेज की एक खास पहल है जो आपके काम की है, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो, अभी क्या हुआ, कोरोना की वजह से हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुछ परीक्षाएं अभी बाकी हैं, अभी हुई नहीं है। कुछ तो आप दे चुके, लेकिन कुछ परीक्षाएं बाकी हैं। और वे बाकी कौन कौन सी हैं? और निश्चित रूप से कुछ, ये जो कोरोना लॉकडाउन है खत्म होने वाला है, और खत्म होने के बाद में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं वे होंगी, और आप उनकी अभी तैयारी कीजिए। आप तैयारी करेंगे इन्हीं दिनों तो निश्चित रूप से काफी समय मिल गया है, और अभी और समय है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इन खासतौर से इन पेपर्स में। देखो कौन कौन सी परीक्षाएं बाकी हैं आपकी। अभी जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, +2 के 12वीं के, उनकी बात है, उनका गणित का बहुत महत्वपूर्ण विषय का पेपर बाकी है। अभी मैथमेटिक्स का पेपर बाकी है। और जो आर्ट्स वर्ग के बच्चे, उनका भूगोल जो बहुत ही पॉपुलर कॉमन सब्जेक्ट है, और जो आर्ट्स वाले बच्चे फिर आगे के बीए में भी इस सब्जेक्ट को लेते हैं, तो भूगोल बाकी है। और उनका हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, ये दोनों भी बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, और हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर ये भी आपको बाकी है। तो देखिए, आपकी गणित बाकी है, भूगोल बाकी है, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर बाकी है। हमने ये कोशिश की है कि हम आपको इनके बारे में कुछ अलग से कुछ लेक्चर्स तैयार करें, और वो तैयार कर लिए, हमारे परिष्कार कॉलेज की फैकल्टी ने तैयार किए हैं, और आप तक वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ये हमारा पहला कॉलेज है मित्रों, और ये हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं। ये शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर में है, और इसमें जो कोर्सेज चलते हैं वो कोर्सेज चलते हैं बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमकॉम और एमएससी, सभी सब्जेक्ट्स में एमएससी, ये कोर्सेज हमारे चलते हैं। लेकिन खास जो इस कॉलेज की खूबी है वो ये है कि यहां कॉम्पिटिशन्स की फ्री तैयारी होती है, और ये पिछले 12 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। 12 वर्ष से कॉलेज कॉम्पिटिशन्स की फ्री तैयारी कर रहा है। और तैयारी किस किस की? आईएएस की, आरएस की, एसएससी, एनडीए, बैंक, एलडीसी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, पटवार, कांस्टेबल, इनकी तैयारी होती है। और ये तैयारी रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास चलती है फ्री, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, इसी प्रकार से जनरल स्टडीज, इन अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है। और ये सब कहीं न कहीं सब परीक्षाओं में काम में आते हैं। मित्रों, जो दूसरा कॉलेज है वह है परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज। ये जो इंटरनेशनल कॉलेज है मित्रों, ये इंग्लिश मीडियम का है, और ये विजय पथ मानसरोवर में ही, इसी कॉलेज से, हिंदी मीडियम के कॉलेज से 1.5 किलोमीटर दूर विजय पथ पर मानसरोवर जयपुर में ये दूसरा कॉलेज है। बस इसमें केवल 3 कोर्सेज चलते हैं इंग्लिश मीडियम के। या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, और इसलिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं। तो इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम ये तो कराते हैं सब, दोनों कॉलेजेस राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम कंपटीशन की वही फ्री तैयारी कराते हैं। और ये तैयारी भी आईएएस, आरएएस, एसएससी, एनडीए, बैंक, ये सब के सारे कंपटीशन हिंदी मीडियम वालों को भी तैयारी कराते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी तैयारी कराते हैं। और इसीलिए हमारे इन पदों पर हमारे खूब सिलेक्शंस होते हैं। हमने इस कॉलेज ने सोचा, क्योंकि हमारे पास में स्टूडियो है और हमारे पास ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो इन सारी सुविधाओं की वजह से हमने सोचा कि आप काफी गैप हो गया है पढ़े हुए। आपने सोचिए कि जनवरी फरवरी में आपने पढ़ा होगा, और अब ये अप्रैल समाप्त हो रहा है, मई में जाकर के, और आपके पता नहीं मई में या जून में एग्जाम होगा, बीच में काफी गैप होगा, बहुत सा पढ़ा हुआ धुल गया होगा। इसलिए आपके उस पढ़ाई को रिफ्रेश करने के लिए हमने देखो फिर से इन सब्जेक्ट्स पर आपके लेक्चर तैयार किए हैं, और वो लेक्चर्स आपके पास हैं। साइंस वाले बच्चे गणित को पढ़ सकते हैं, गणित इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और गणित में
बिल्कुल बहुत ही शानदार लेक्चर्स अंकिता जी के द्वारा तैयार किए गए। इसी प्रकार से भूगोल और हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, इन पे भी ये कला वर्ग के बच्चों के लिए हमने तैयार किए। मित्रों देखो, हमारी गणित के लिए अंकिता शर्मा, और इन्होंने गणित का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है, और हमने ये कोशिश की है कि जो परीक्षा आपके आने वाली है वो प्रश्न आपके इस मॉडल प्रश्न पत्र में मिल जाएं। और इसलिए जो बच्चा इस मॉडल प्रश्न पत्र से गुजरेगा निश्चित रूप से अपने उस पेपर में बहुत अच्छा कर पाएगा, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर पाएगा। इसलिए आप इस मॉडल प्रश्न पत्र से गुजरिए, हमारे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। इसी तरह से कला वर्ग के लिए जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो इंग्लिश में रितु चौधरी जी ने तैयार किए हैं, और वो पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन, कैसे पोइट्री को समझ करके कैसे समझना, उस पर प्रश्न आते हैं। इसलिए पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन उस डिफिकल्ट टॉपिक को भी रितु जी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो आपको मदद करेगी। ऐसे ही कला वर्ग में भूगोल के लिए डॉक्टर मनोज कुमार सैनी, मनोज कुमार सैनी जी ने, ये बहुत भूगोल के बहुत अच्छे टीचर हैं, और इन्होंने भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र हल किया है। खास तौर से पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते रहे हैं उनको ध्यान में रख करके मॉडल प्रश्न पत्र इसका भी प्रस्तुत किया है। और कला वर्ग के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर किरण शर्मा ने, उन्होंने आधुनिक काल के 2 लेक्चर तैयार किए। आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम में है हिंदी ऑप्शनल के बच्चों के लिए, और उन्होंने 2 तैयार किए हैं, और एक खुद मेरा भी एक लेक्चर है जो गुण, दोष, अलंकार और छंद पर है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। ये चारों बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, और आप अगर मेरे लेक्चर को पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। तो मित्रों, हमें चाहते हैं कि आप इन लेक्चर्स को बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे काफी कुछ समझ में आ जाएगा, 50, 60, 70% समझ में आएगा। दोबारा पढ़ेंगे 90-95% आ जाएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अपने साथियों को शेयर करें, आप न कुल खुद के लिए बल्कि अपने और दोस्तों को भी आप शेयर करें, उनको बताएं कि वो इन लेक्चर्स को देखें। और अगर कोई कठिनाई होती है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है इसको लेकर के, तो प्लीज ये हमारे फोन नंबर है, आप इन फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको संबंधित टीचर से इसका स्पष्टीकरण करवा सकते हैं। या आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस के आधार पर फिर से हम लोग कोई वीडियो तैयार करके और आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस हमारी इच्छा है आपके रिजल्ट अच्छे हो मित्रों, और हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। हम होंगे कामयाब, बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेंगे और कामयाब होंगे। आप इनको देखिए। बहुत मंगल कामनाएं प्यारे बच्चों। नमस्कार, परिष्कार वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकिता शर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम परिष्कार कॉलेज। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने 12th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्व किए थे, जो कि हमने 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो और के अंदर है कि समीकरण tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर π/4 को हल कीजिए। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। कि पहला क्वेश्चन है आपका कि cos इनवर्स 12/3, और इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने cos इनवर्स 12/3 को a के बराबर मान लिया, तो यहाँ से आपको cos a की वैल्यू कितनी मिल गई, 12/13। दूसरे के अंदर फिर आपने क्या किया, यहाँ से आपने sin a की वैल्यू फाइंड आउट करी। sin a का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम sin a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि sin a बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई है वहां से, 12/13 का स्क्वायर। तो वहां आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको sin a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जैसे ही आपको sin a की वैल्यू जब फाइंड आउट हुई, इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास जो आ रहा है रिजल्ट वो कितना आ रहा है, 5/13 रिजल्ट आ रहा है। अब इसी प्रकार sin इनवर्स 3/5 को आपने क्या माना है, b मान लिया, और यहाँ से sin b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। यहाँ से आपने cos b की वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और यहाँ से √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, √25 माइनस 9/25, और cos b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चलता है कि हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जबकि हमको निकालना तो क्या था,
cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 हमको निकालना तो ये था। हम इसे और मेथड से भी सही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड आपका सही होना चाहिए। तो उनमें से एक मेथड हमने ये वाला अडॉप्ट किया है कि अगर हम इसको साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले में ही अगर कन्वर्ट करके निकालें तो वो हमारे लिए इजी होगा। तो हमने बेसिकली क्या कर दिया कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे पास, उनको हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप और भी कोई मेथड अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपका मेथड बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे साइन ए कॉस बी की हमें लगभग सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अब हम वही सेम चीज हमारे पास जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये सारी वैल्यूज हमने अभी फाइंड आउट करी है, तो हमको सबको पता है कि ये कौन सी वैल्यू क्या है। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए का मान कितना था 5/13, कॉस बी का मान कितना था 4/5 प्लस कॉस ए का मान कितना था 12/13 और साइन बी का मान कितना है हमारे पास 3/5। तो यहां से फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास जैसे ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और या फिर इसको कैंसिल भी नहीं करेंगे तो डायरेक्ट 4 पंजे 20 और 13 5 65 इस तरह से सॉल्व करके 56/65 हमारे पास साइन ए प्लस बी की वैल्यू है। अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 56/65 है, तो अगर हमको सिर्फ ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो वो कितना आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 56/65। अब ये वैल्यू कितनी है हमारे पास साइन इनवर्स 56/65, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए। अब ये रिजल्ट तो आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 56/65, मतलब हम इतना जो हमने किया तो उसका रिजल्ट कितना रहा है साइन इनवर्स 56/65। अगर ये रिजल्ट हमारा इस रिजल्ट के बराबर हो जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा, यानी कि हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो देखते हैं क्या हम इसको सिद्ध कर पा रहे हैं क्या। तो देखें यहाँ पे, अब क्योंकि ए का मान आपने कॉस इनवर्स ए बराबर क्या था आपके पास, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर ए, यही तो माना था आपने। अब उस ए और बी की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और जो कि आपके बराबर होगा साइन इनवर्स 56/65, और ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसका और वाला पार्ट देखते हैं हम कि और वाला पार्ट क्या था हमारे पास कि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर π/4 को हल करना है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है कि इसका जो tan इनवर्स 3x और tan इनवर्स 2x को प्लस करने पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, π/4 आना चाहिए, या फिर हम बात करें x का मान ज्ञात करना है। अब वही चीज फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और याद ही नहीं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के अंदर या और मैथ्स के अंदर अगर आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से पता है, याद है, तो अपने आप ही आपके दिमाग में क्लिक करेंगे और आपको जब भी सॉल्व करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो अपने आप ही आपके आगे से आगे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो प्लीज अपने फॉर्मूलाज को बहुत एक चार्ट बनाएं और उसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें। जैसे कि जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपके दिमाग में तुरंत tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b को लेकर जो फॉर्मूला है, जो कि कॉमन फॉर्मूला है और बहुत बेसिक फॉर्मूला है, वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा और आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ये इसका फॉर्मूला है। जब आपने इसको वैल्यू पुट करी तो वही देखिए यहाँ पे a का मान कितना है 3x, यहाँ b का मान कितना है 2x, वैल्यू पुट कीजिए tan इनवर्स 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, बस और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया 5x और उसके बाद 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर किसके बराबर चल रही थी, ये वैल्यू π/4 के बराबर चल रही थी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले देखिए ये बराबर चल रहे हैं दोनों। तो जब ये वैल्यू बराबर चल रही है तो इधर ये tan इनवर्स है तो ठीक है। अब आपने tan को अप्लाई किया दोनों तरफ, तो यहाँ तो क्या हो गया tan π/4 और ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो इधर बचा आपके पास 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1, यानी tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 यहाँ पुट करें, यहां से आपने देखा, आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो यहां से आपको क्या मिला 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। आपने और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस
1। ये हमारी एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हम लोगों को आता है। हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने का जो तरीका है वो हमारा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। 6x² प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो कितना आना चाहिए, माइनस का 6x², इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो 6x माइनस x को किया तो माइनस का 6x² और सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा है हमको प्लस का 5x। अब इसके फैक्टर करें, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, इधर से 6x आ रहा है और इधर से 6x² है, तो 6x कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर यहाँ तो उससे क्या बचेगा, x, और इधर से क्या बचेगा 1। तो इधर कॉमन आया हमारे पास 6x और अंदर बचा x + 1। यहां से हम इन दोनों के बीच में से लेंगे कॉमन, -x और -1 में से, तो -1 को जब कॉमन लिया तो हमारे पास जो अंदर बचा है वो बच रहा है x + 1। अब फिर से देखेंगे इनमें से कॉमन क्या आ रहा है कि x + 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x + 1 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा 6x - 1। तो इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे, x + 1 और 6x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, x बराबर -1 या 1/6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी का क्वेश्चन है कि आपके पास एक सारणी दी गई है और उसका जो इसको प्रूफ करना है कि इसका जो मान है वो 4a² b² c² के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और सारणी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इनके अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअल रूल्स हैं, आप उन रूल्स को पढ़ें तब जाके आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स नहीं है, ये सारणिक है, और सारणी को किस तरह, और इससे पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे अभी दो एक क्वेश्चन जो आए थे हमारे पास वो मैट्रिक्स से आए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं आपको जो मैट्रिक्स सारणी दी गई है, तो पहले एलएचएस को हम लेकर चलते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास है a² bc, ये इस तरह से हमारे पूरा दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको इसका जो वैल्यू है वो कितना लेकर आना है, 4a² b² c² लेकर आना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि कॉलम फर्स्ट को a, कॉलम सेकंड से बी और कॉलम थर्ड से सी को हम बाहर निकालेंगे। मैट्रिक्स के अंदर मैंने बताया था कि अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और अगर आप कॉमन भी निकालेंगे तो उसके प्रत्येक एलिमेंट्स में से कॉमन निकालेंगे, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है। अगर सारणिक में आप इस कॉलम से या इस रो से एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे इस कॉलम से आपने ए को कॉमन निकाला, इस कॉलम से आपने बी को निकाला और इस कॉलम से आपने सी को निकाला, तो ए बी सी तीनों निकले हैं वहां पे, जबकि कॉलम से निकले यहाँ पे, जबकि ए सिर्फ कॉलम से निकला है, सब में से नहीं निकला है। तो इस बात को ध्यान रखें आप थोड़ा सा सारणी और मैट्रिक्स के अंदर। तो जैसे एबीसी को आपने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, तो अंदर बचेगा आपके पास, अब यहाँ से कॉलम से ए को बाहर निकाला है तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी बी, यहाँ बचेगा आपके पास सी बी बी प्लस सी, और यहाँ बचेगा आपके पास ए प्लस सी ए और सी। अब क्या किया उसके बाद हमने कॉलम फर्स्ट में C1 + C2 + C3 के प्रयोग से, यानी ये जो कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है हमारा, ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। तो इसका क्या किया हमने कि पहले वाले कॉलम के अंदर किसको कैसे रिप्लेस किया है कि ये जो C1 है इसको रिप्लेस कर दिया हमने C1 + C2 + C3। तो किया क्या है कि जो C1 कॉलम है उसकी जगह हमने C1 + C2 + C3 को ऐड करके जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम C1 की जगह लिखेंगे। तो कैसे लिखा हमने, C1 क्या था हमारे पास A, C2 A + C + A + C, वही चीज करिए A + C + A + C, किसकी जगह करिए, C1 कॉलम की जगह करिए। देन उसके बाद A + B + B + A, सेम ये चीज आ रही है। उसके बाद B + C C, सेम यही चीज आ रही है हमारे पास। अब सेकंड कॉलम एज इट इज है, थर्ड कॉलम एज इट इज है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब यहां देखेंगे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2A + C 2A + B 2B + C, ये फिर से एज इट इज है, यहाँ पे भी ये एज इट इज है। अब अगेन कॉलम फर्स्ट में हमने क्या किया है, 2 तीनों में कॉमन आ रहा है तो इन 2 को बाहर निकाल लिया। अब देखते हैं हम, जैसे 2 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, और यहाँ पे जो हमारे पास नया जो स्टेप आया है वो इस तरह से 2ABC कॉमन में है और बाकी हमारा एज इट इज इस तरह से है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि कॉलम सेकंड में ये कौन सा, ये वाला कॉलम सेकंड, ये कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम थर्ड। कॉलम सेकंड के अंदर
क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है C2 माइनस C1, यानी इस कॉलम में से इस कॉलम को घटाने के बाद जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आपको कॉलम C2 में रखना है। इस तरह से आपको रिप्लेस करना है। तो C2 माइनस C1 करेंगे, यहां क्या है आपके पास C, यहां क्या है आपके पास A प्लस C। तो यहां जब C माइनस A प्लस C, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस A, जो कि आपके पास ये रहा। इसी तरह से B माइनस A प्लस B, तो यहां फिर से क्या आएगा आपके पास माइनस का A, जो कि ये रहा। सेम इसी तरह से B प्लस C में से माइनस B प्लस C करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए 0, जो कि आपके यहाँ पे आ गया। अब कॉलम थर्ड में क्या करना है, कॉलम थर्ड में C3 माइनस C1 करना है, यानी कि इसके जो भी एलिमेंट है उसमें से इन वाले एलिमेंट्स को घटाना है और जो भी आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं उसको C3 की जगह लिखना है। तो देखें A प्लस C माइनस A प्लस C करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। A माइनस A प्लस B करेंगे तो रिजल्ट आएगा कितना माइनस का B। C माइनस B प्लस C करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस का B। तो इसको यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से आपके पास ये सेट करेंगे। फिर से देखें यहाँ पे, अब C2 से माइनस A व C3 से माइनस B बाहर लेने पर इस कॉलम में से आपने माइनस A को बाहर ले लिया और उस कॉलम थर्ड कॉलम में से आपने B को बाहर ले लिया, तो आपके पास जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है 2A स्क्वायर B स्क्वायर C। अब हमारे पास ये जो सारणी है वो थोड़ी सी हमारे पास इजी हो चुकी है और इसको हम सारणी के जो मान ज्ञात करने की विधि है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किस तरह से ज्ञात करते हैं कि जैसे अगर हमको A प्लस C, जो फर्स्ट वाला दिखाते हैं कि A प्लस C को मल्टीप्लाई में लेंगे, इसका इससे संबंधित कॉलम और रो दोनों को छोड़ देंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेस करेंगे। तो जैसे A प्लस C डॉट 1 को 1 से किया 1 माइनस 0। सेकंड वाले के बीच, जब सेकंड वाले की बात करेंगे तो ये बीच में माइनस आएगा और यहाँ सेकंड की जगह क्या है 1 है तो माइनस 1, और इसके जगह हम क्या करेंगे इसके संबंधी इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे फर्स्ट वाली को, और जो आएगा हमारे पास वो किस तरह से आएगा, ये -1 ये वाला आ ही गया। और A प्लस बी किस तरह से आया हमारे पास, A प्लस बी को इससे गुणा करेंगे और 1 को B प्लस C से गुणा करेंगे, तो A प्लस बी माइनस B प्लस C। अब फिर से देखेंगे हम यहाँ पे, अब लास्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे कि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जैसे 0 है तो वो कैसे आएगा आपके पास +0, माइनस सिर्फ बीच वाले में आ रहा है यहाँ पे। तो जब 0 लेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 डॉट, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसको नहीं लेंगे और इन दोनों में से चेक करेंगे, यानी कि A प्लस बी इंटू 0 माइनस B प्लस C इंटू 1। तो क्या किया यहाँ पे, अब आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बाहर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाला स्टेप ये वाला जो टर्म है तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो इस वजह से इसको यहाँ लिखा नहीं गया है। तो अब फाइनली जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 2A स्क्वायर B स्क्वायर C, ये आपका पहले से चल रहा था, A प्लस C माइनस A प्लस B प्लस B प्लस C। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2C, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से ये चीज हमारी हेंस प्रूफ होती है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सारणी का और मैट्रिक्स में डिफरेंस होते हैं, उस डिफरेंस को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने बात करी थी वो सारणी की बात करी थी। अब मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या दे रखा है कि इस तरह से आपके पास 2 मैट्रिक्स दे रखी है और उनका जो एडिशन है वो आपका इस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं और इसको x, y, z तथा t के लिए हमको हल करना है। दी हुई समीकरण आपको इस तरह से, जैसे मैंने कहा था कि अगर मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, अगर 2 है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या रो में मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स में ही सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को क्या किया, 2x 2z 2y 2t सब में मल्टीप्लाई किया, सेम वही प्रोसीजर यहाँ अपनाया, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0 6, सेम अगेन प्रोसीजर वही 3 इंटू 3 9 15 12 और 18 इसी तरह से। अब यहाँ देखते हैं कि बेसिकली किया क्या है। यहाँ पे हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, हमको x, y, z और t की।
इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास जो यहाँ पे मैट्रिक्स थे उसको हम इधर के इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो इधर ये पॉजिटिव में थी यानी प्लस में थी और इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में। मैट्रिक्स में वही सेम प्लेस वाले जो एलिमेंट है उनमें से सेम प्लेस वाले एलिमेंट घटाए दिए जाएंगे। तो जब घटाए गए तो ये हो गया हमारे पास 9 - 3, 15 + 3, 12 - 0, 18 - 6। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो तुलना करने पर हम देखेंगे यहाँ पे कि 2x जो है पहले स्थान की तुलना पहले स्थान से, दूसरे स्थान की तुलना दूसरे स्थान से, तीसरे की तुलना तीसरे स्थान से, चौथे की तुलना चौथे स्थान से। ठीक है, अब यहाँ से देखें, चाहे तो आप ऐसे कर ले या फिर जैसे अभी इसमें जो किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि 2 को इन्होंने कॉमन ले लिया है। 2 को कॉमन लेने पर 2x z y t और ये हमारे किसके बराबर था, 6, 18, 12, 12 और ये जो 2 इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइडेशन में हो जाएगा 1/2 और अगर ये बाहर की तरफ 1/2 डिवाइडेशन में है तो सब में अंदर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3, 9, 6 और 6। तो आपके पास जो x z y t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 3, 9, 6, 6 तुलना करने पर, और यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। प्रॉपर प्रोसीजर से करने पर सारा जो सवाल है अपने आप ही हमारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता जाता है, तो एक मेथड का और प्रोसीजर का बहुत ध्यान रखना भी जरूरी है। अच्छा होगा कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, किसी भी क्वेश्चंस को एक रटी रटाई चीज के उसमें ना लिखें। यदि आपको रेखाओं का कोई क्वेश्चन है, लाइन का क्वेश्चन है, यदि रेखाएं x -3 बराबर y -2/2 के बराबर z -3/2 और x -1/3 के बराबर y -1/1 बराबर z -6/-5 परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। लंब की बात करी गई है तो हमको यहाँ पता होना चाहिए वही कंडीशंस की जो मैं बात कर रही हूँ आपको, कि अगर 2 रेखाएं लंबवत है तो अगर जैसे आपको बोल दिया जा रहा है कि 2 रेखाएं भी दी गई और लंबवत भी बोला जा रहा है तो तुरंत दिमाग में आपके क्लिक करना चाहिए कि लंबवत होने की कंडीशन क्या है। अगर आपको ये कंडीशन पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। हम जानते हैं कि यदि 2 रेखाएं आपस में लंब हो तो जो लंबवत होने की कंडीशन है वो आपकी है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, जहां पे a1 b1 c1 तो आपकी पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज या दिक्कनुपात है और a2 b2 c2 आपकी दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियोज या दिक्कनुपात है। तो दिए गए प्रश्नानुसार हम देखते हैं यहाँ पे a1 का मान कितना है -3, b1 का मान कितना है 2k और c1 का मान कितना है 2, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है। और उसी तरह से a2 का मान कितना है 3k, b2 का मान कितना है 1 और c2 का मान कितना है -5। ठीक है, अब जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू किस बेसिस पे करेंगे, वो इस बेसिस पे करेंगे, बस वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। -3 3k प्लस 2k 1 प्लस 2 -5 बराबर किसके होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो लेट्स सी कि -9k प्लस 2k -10 बराबर 0। 9 में से 2 को वो कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 7k, 10 उधर लेकर जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये इक्वल में 10। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी k बराबर -10/7। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस 3y बराबर e⁻² को हल कीजिए। ये आपकी क्वेश्चन है। अब इसका वो देखते हैं, हल देखते हैं। रेखिक अवकल समीकरण की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। सबसे पहले हमको रेखिक अवकल समीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, उसके अंदर कौन सा फंक्शन कहाँ पे होता है और किस तरह से होता है। अगर हमको ये पता है तो हम उसका मेथड सॉल्व कर लेंगे आसानी से। dy/dx प्लस 3y बराबर e⁻²x। इस हेतु हमें समाकलनीय गुणांक या IF ज्ञात करना होता है। तो जो बेसिकली रेखिक अवकल समीकरण है उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है यानी मानक समीकरण जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले जो पहला पद होता है उसके अंदर फर्स्ट टर्म जो होती है वो होती है dy/dx, ठीक है। दूसरा होता है प्लस py, जहां पे p है वो आपका फंक्शन ऑफ x है। p क्या है, आपका फंक्शन ऑफ x है। और बराबर क्या होता है q, और q भी क्या है, आपका एक फंक्शन ऑफ x है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी, रेखिक अवकल समीकरण की। अब इसको कंपेयर करेंगे आपको जो क्वेश्चन मिला है उससे। फर्स्ट टर्म देखेंगे dy/dx सेम है। दूसरी जगह आ रहा है आपका y एज इट इज है और p की जगह क्या आ रहा है 3। अब हो सकता है यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू दी गई है और
वैसे p ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, p की जगह क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद qx की जगह आपको क्या दे रखा है, e की पावर माइनस का 2x, ये फंक्शन आपको दे रखा है। तो रेखिका और इसका IF यानी इंटीग्रल फैक्टर निकालने का जो गुणांक है, किसी भी रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसके अंदर उसका समाकलन गुणांक निकालेंगे, और जो समाकलन गुणांक है उसको निकालने का फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो देखते हैं, निकालते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि p की जगह क्या था वहां पे 3, तो बस वो वैल्यू पुट करेंगे। तो e की पावर 3 dx, तो 3 तो बाहर रह जाएगा, और आप जब आपको पता है कि 1 डॉट dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x होता है। तो यहाँ से जो IF निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी है, e की पावर 3x। और जो फॉर्मूला है समीकरण को हल करने का, वो फॉर्मूला है आपका y डॉट IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट IF डॉट dx, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें। IF क्या है आपके पास, e की पावर 3x आपने अभी निकाला है, तो y डॉट e की पावर 3x बराबर e की पावर माइनस 2x डॉट e की पावर 3x dx, ये सेम रहेगा। यहां से देखेंगे माइनस, अगर बेस सेम है तो जाहिर सी बात है पावर आपकी जुड़ जाती है या सबट्रैक्ट हो जाती है, जिस तरीके से उसके अंदर सिंबल्स दिए गए होंगे या इक्वेशन साइन दिए गए होंगे। तो 3x में से माइनस 2x करेंगे, यानी कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे, e की पावर 3x प्लस ऑफ माइनस 2x dx। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3x में से 2x लेस होगा तो कितना बचेगा, x, तो e की पावर x dx, ठीक है। y डॉट e की पावर 3x बराबर e की पावर x प्लस c, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो y बराबर, आप चाहें तो इसको y की उसमें भी लिख सकते हैं, इसको e की पावर माइनस 3x को इधर ले जाएं। जब आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो वही सेम चीज e की पावर x अपॉन e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर 3x, इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x, और e की पावर x यहाँ पहले से है, और e की पावर माइनस 3x ये है, तो जाहिर सी बात है e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, क्योंकि x माइनस 3x करेंगे तो माइनस का 2x प्राप्त हो जाएगा। तो अभिष्ट अवकल समीकरण का अभिष्ट हल ये प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो वही सेम चीज, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन से फंक्शन को या ऐसी कौन सी टर्म है इसके अंदर, उसको हम सब्स्टिट्यूट के द्वारा इजी कर सकते हैं, मतलब इजी वे में कन्वर्ट हो जाए या इजी वे में वो सॉल्व हो जाए। तो हमें अच्छे से पता है कि इस वही सेम चीज, डिफरेंशियल के फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मुझे साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज पता है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें साइन एक्स को टी के बराबर पुट कर देती हूँ तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो कितना होगा, कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स भी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो वही चीज करिए कि साइन एक्स को टी के बराबर पुट किया है तो आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है कॉस एक्स डीएक्स बराबर dt। कुछ भी नहीं करना है, जहां पे साइन एक्स को टी के बराबर पुट किया था वहां पे टी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ साइन ये cos x dx का मान कितना हो जाएगा, dt, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब वही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बन रहा है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला बन रहा है ये। और आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स t बाय 2। t बाय 2 क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे a की जगह क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इसको, और यहाँ पे वेरिएबल कितना है, सॉरी ये t स्क्वायर होगा, यहाँ पे यहाँ वेरिएबल क्या दे रखा है, t दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स t बाय 2 प्लस c। तो क्वेश्चन सॉल्व होता है हमारा। वही चीज जो फॉर्मूले के बारे में हम बता रहे थे अभी, वो वही है। और आगे देखते हैं, अब t का मान, जहां पे भी आप वो t में आई थी वैल्यू आपकी, t का मान पुट कर दीजिए, और आपके पास जो आएगा वैल्यू वो आएगा साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या है आपके पास, दीर्घवृत्त दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1, और
कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसका एक डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसका जो भी रीजन आपको मिल रहा है उस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, y स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 माइनस, यानी कि क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को आप इधर ले गए, इधर ये प्लस में था उधर माइनस में चला जाएगा, और यहाँ से y अपॉन 3 बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और जो वैल्यू आ रही है y की वो आएगी आपके पास प्लस माइनस 3 अपॉन 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दीर्घवृत्त का केंद्र 0 0 मूल बिंदु है, जो सेंटर है इसका वो क्या है, मूल बिंदु है, जो कि दीर्घवृत्त के समीकरण से भी हमको पता चल जाता है। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई 3 तथा अर्ध लघु अक्ष की लंबाई 2 है। अब देखें यहाँ पे एक बार डायग्राम में देख लें, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई 3 और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई कितनी है हमारी 2 है। अतः चित्र में ये एक समरूप संरचना है। दीर्घवृत्त द्वारा घेरा गया संपूर्ण क्षेत्रफल 4 इंटू क्षेत्र ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी, जैसे कि हम यहां बात कर रहे थे, हमने बात करी थी अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी थी हमारे पास 3 और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई कितनी है 2। तो इसको डायग्राम में देखते हैं हम। अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है हमारे पास 3 और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है हमारे पास 2, और यहां से हम देख रहे हैं कि हमने जो किया है 4 इंटू ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि एक पार्ट इसका ये हो गया, सेम ऐसा ही पार्ट हमें इधर भी मिल रहा है, सेम इतना ही पार्ट हमें यहाँ भी मिल रहा है, और सेम इतना ही पार्ट हमें यहाँ भी मिल रहा है। तो अगर हम इस रीजन का क्षेत्रफल निकाल के अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको कंप्लीट दीर्घवृत्त का जो भी हमारा क्षेत्रफल होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम उसी तरह से इसको करते हैं, 4 इंटू क्षेत्र ए ओ बी का क्षेत्रफल, और कहां से कहां तक वेरी कर रही है इसकी लिमिट 0 से 2, 4 इंटू 0 से 2 एक्स के रेस्पेक्ट में, तो y dx, और y की वैल्यू कितनी थी हमारी 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि अभी हमने पहले निकाली थी यहां से। ठीक है, 0 से 2 एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर उसमें y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और तो 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2, 3 दूनी 6 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगेन फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है इसका कि 6 इंटू एक्स रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 0 से 2, जो की लिमिट हमको दे रखी थी। जो फॉर्मूला था वो ये था हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो जो उसका फॉर्मूला आता है वो आता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए से। तो यहाँ आप देखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट, यानी कि कैसा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट हम करते हैं। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो अब हम इसकी लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। जब अपर लिमिट रखी तो 2 को x की जगह वैल्यू पुट करी, तो हमने किस तरह से रखा 6 कितना आएगा 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 2 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। ये अपर लिमिट रखी हमने, और अपर लिमिट में ये वाला पार्ट जब 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया हमारा 0। ठीक है, फिर यहां से हमको 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा 2 साइन इनवर्स 1, यानी 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 आएगा, तो साइन इनवर्स 1 माइनस वही चीज माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे जहां भी x है वहां पे कितना हो जाए रख दोगे 0 रख दोगे, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, और दूसरी जगह साइन इनवर्स 0/2 करोगे तो साइन इनवर्स 0/2 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो जो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 6 2 से गुणा होगा तो 6 दूनी 12 साइन इनवर्स 1, और 1 कितने पे मिलता है हमको π/2 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू π/2, और ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 6π। इस तरह से हमारा क्वेश्चन तैयार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वक्रों, जो आपको गिवन वक्र है इनसे आपको घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं
पहला जो वक्र है हमारे पास वो है y बराबर एक्स स्क्वायर, एक परवलय है जिसका शीर्ष कितना है 0 0, रेखा OY के सममित है और समीकरण y बराबर मोड ऑफ x दो रेखाओं को निरूपित करता है। अब दो रेखाओं को कैसे निरूपित करता है ये कि देखो हमारे पास y बराबर मोड ऑफ x दिया गया है, तो इसका मतलब एक रेखा तो इसके पास है y बराबर x और दूसरी रेखा है हमारे पास y बराबर माइनस x, क्योंकि जो x मोड के अंदर है इसका मतलब ये है कि जो x है मोड ऑफ x ये दो तरह से, एक ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस तरह से ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से देखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर में y बराबर x से जो प्रतिच्छेदन बिंदु आपको मिल रहे हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं, यानी कि जो परवलय और जो रेखाएं हैं हमारी उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो किस तरह से निकालेंगे कि x बराबर एक्स स्क्वायर, यानी क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर x का देख रहे हैं पहले प्रतिच्छेदन बिंदु, तो y की जगह हमने रख दिया x, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा x माइनस 1। क्या किया है, x बराबर एक्स स्क्वायर रखा है यहाँ पे, इसको एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, x को कॉमन ले लिया यहाँ से तो आपको क्या मिल जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आपके पास वही फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर तो क्या कह रहा है x बराबर 0 और दूसरा क्या कह रहा है x बराबर 1, यानी x के दो मान आपको प्राप्त हुए हैं 0 और 1। इससे x बराबर 0 पर अगर आप x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा y बराबर 0 और x बराबर 1 रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा y बराबर 1। तो इससे हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो हमको निकल के आते हैं यहाँ से, जो कि हम बात कर रहे थे x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। दूसरे सेम इधर की तरफ हम बात करते हैं y बराबर माइनस एक्स की, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अतः 0 0 1 1 चित्र से तथा माइनस 1 1 भी, क्योंकि x माइनस 1 पर y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर 1 प्राप्त होगा, तो वो उसी तरह से हम बात करते हैं। आगे देखते हैं इधर, तो जो हमारे पास y बराबर माइनस एक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे परवलय के साथ वो होंगे हमारे पास -1 और 1। जब x इज ग्रेटर देन 0 y बराबर x होगा जब x क्या है 0 से बड़ा है। x जो है हमारा जब 0 से बड़ा है तो y बराबर हमारा क्या है 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 तो y बराबर x, यानी पॉजिटिव साइड। ठीक है, जब हमारा x 0 से छोटा है यानी कि लेस देन साइड में है तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है माइनस का x। ये हम डायग्राम से देखेंगे यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y को 0 0 1 1 पर काटती है। डायग्राम में साफ साफ दिखाया हुआ है कि कौन सी रेखा कहां पे कट रही है और परवलय को कौन से पॉइंट पे काट रही है। आगे देखें, अब दूसरी रेखा की बात करते हैं। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर y को 0 0 और माइनस 1 1 पर काटती है, जो कि अभी आपको बताया गया था। तो अभिष्ट क्षेत्रफल कितना होगा 2 इंटू क्षेत्र OPQ का क्षेत्रफल, और कैसे निकालेंगे 2 इंटू क्षेत्र OPQ का क्षेत्रफल। OPQ क्या था हमारे पास OPQ, 2 इंटू क्षेत्र OPQ का क्षेत्रफल। तो अब ये इसको कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका ये है कि देखें अब आगे त्रिभुज OLQ का क्षेत्रफल, यानी कंप्लीट त्रिभुज है, उसमें से अगर आप क्षेत्र OLQ PO का क्षेत्रफल अगर लेस कर देते हैं तो आपके पास जो आएगा क्षेत्रफल वो किसका आ जाएगा OPQ का। देखें फिर से, ये आपके पास OLQ कंप्लीट OLQ है ये। अगर इसमें से आप इस वाले एरिया को, कौन से वाले एरिया को, इस वाले एरिया को अगर आप लेस कर देते हैं तो आपके पास जो रीजन आएगा वो ये वाला आएगा और उसको आपको फाइंड आउट करना है। और इसका डबल हमने इसलिए कर दिया है क्योंकि जितना रीजन हमको ये मिलेगा या जितना क्षेत्रफल हमको ये मिलेगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी मिलेगा इधर की तरफ, इसलिए इसको हमने डबल कर दिया है। तो इससे हमारे पास जो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात, जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो हमारा क्षेत्रफल वही है। तो देखें कैसे करते हैं इसके अंदर। पहला है 0 से 1 y1 dx, दूसरा है -0 से 1 y2 dx। अब y1 क्या है हमारे पास, जहां y1 रेखा y बराबर x तथा y2 रेखा y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए है, यानी एक रेखा के लिए दूसरा परवलय के लिए है। तो यहां देखेंगे तो 2 0 से 1 y1 की वैल्यू वहां कितनी थी, रेखा के लिए कितनी थी y1 की वैल्यू x dx 0 से 1, दूसरी y2 के लिए कितनी वैल्यू थी हमारे पास परवलय के लिए 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx, उसी रेंज के अंदर। अब यहाँ से बस इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। फॉर्मूला पुट करें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से 1 और लिमिट लगाएं। लिमिट लगाने के बाद आपके पास वही तरीका वही है 1/2 माइनस का 0, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 और उधर आ जाएगा आपके पास 1/3।
3 माइनस का 0, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/3 और आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है और बी के द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात कीजिए। 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और तीनों पॉइंट्स के बारे में आपसे ये पूछा गया है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, जो तीनों पॉइंट है वो आपके एक ही लाइन में, और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसका मतलब बीच वाला जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट्स को किस अनुपात के अंदर विभाजित करता है, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो देखें एक बार, बिंदु एबीसी की स्थिति सदिश इस प्रकार है, पॉइंट्स आपको दिए गए और स्थिति सदिश आपको निकालने हैं। तो जैसे आप एबी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आप एबी वेक्टर निकालने का तरीका है आपका ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। इसका स्थिति सदिश कितना है, अब ओबी वेक्टर क्या है आपके पास 5 इसका, क्योंकि बी वेक्टर का जो स्थिति सदिश है वही ओबी वेक्टर है, तो 5 प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। यानी कि आप ए बी वेक्टर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अभी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर स्थिति सदिश है, ए वेक्टर ए के और ए बिंदु के और बी बिंदु के। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ से जो अल्टीमेटली हमको ए बी वेक्टर जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे पास 4i प्लस 2j कैप माइनस 6 के कैप। सेम हम बीसी वेक्टर भी निकालेंगे, तो ओसी वेक्टर यानी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 11i प्लस 3j कैप प्लस 7 के कैप माइनस 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2 के कैप, और अल्टीमेटली जो हमारे पास बीसी वेक्टर आएगा वो आएगा 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9 के कैप। अब यहां से हम एसी वेक्टर भी उसी तरह से निकालेंगे कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और जो एसी वेक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस 15 के कैप। तरीका हमारे पास वही है कि सी वेक्टर में से आपको ए वेक्टर को लेस करना है, और जब भी मतलब आपको ये एसी वेक्टर ए बी वेक्टर या हमने और भी जो निकाले थे बीसी वेक्टर, इनकी जब स्थिति सदिश निकाले थे तो हम इसी तरह से निकालते हैं कि जो पीछे वाला वेक्टर है उसमें से आगे वाले वेक्टर को घटाया जाता है। अब इनका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, मॉड निकालने का तरीका वही है, जो भी आई जे के कैप के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कीजिए, सम कीजिए और रूट निकालिए। तो जब स्क्वायर करके सम किया और रूट निकाला तो इसका जो फर्स्ट मान आ रहा है वो आ रहा है 2√14, सेकंड मान जो आ रहा है वो आ रहा है 3√14 और थर्ड मान जो आ रहा है वो आ रहा है 5√14। तो अब यहाँ पे एसी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। तो क्या इतना सब कुछ हमने जो किया है वो बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास एसी वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर के बराबर है तो हमारे तीनों पॉइंट संरेख है। इस चीज को निकालने के लिए ये जो इस मेन फॉर्मूला की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है हमारा वो इस बात का है, या ये कंडीशन है जो इस बात की है कि हमारे तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होंगे अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। और ये कंडीशन हमारी तभी निकल सकती थी जब हमारे पास एसी वेक्टर ए बी वेक्टर बीसी वेक्टर हो। इस वजह से हमने वो तीनों स्थिति सदिश ज्ञात करे। तो अब आगे इसका मतलब अब क्या हमारे पास है, एसी वेक्टर क्या था हमारे पास, एसी वेक्टर का जो मान है हमारे पास वो 10i के प्लस 5j के प्लस 15 के कैप है। अगर हमारे पास ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर का भी यही होता है, सॉरी यहाँ मॉड आएगा, अगर हम इसकी एसी वेक्टर की जो वैल्यू है मॉड के अंदर वो कितनी है 5√14, अगर हमारे पास इन दोनों का एडिशन भी इतना ही आता है तो हमारा कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। तो देखें आप ध्यान से 2√14 प्लस 3√14 कितना हो जाएगा 5√14, तो इन दोनों का एडिशन करने पर ये इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब एसी वेक्टर बराबर है। तो या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ए पॉइंट ये है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब एसी का मतलब क्या है, एसी डिस्टेंस, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस, और इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी के बराबर ही तो होगी, इस डिस्टेंस के बराबर ही तो होगी। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट तीनों क्या है, एक ही लाइन के अंदर है, तब जाके ये कंडीशन सॉल्व होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको ज्ञात करना था कि जो मेन बीच वाला जो पॉइंट है वो किस अनुपात में एसी वेक्टर को विभाजित करता है। तो जो ए बी वेक्टर अपॉन बीसी वेक्टर, यही वाली बात करी थी हमने, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी वेक्टर कितना था हमारे पास, इसका जो मॉड निकाला था वो कितना था 2√14, और जो बीसी वेक्टर है
यानी हमको यही तो पता करना था कि बी इस AC वाली लाइन को किस अनुपात के अंदर विभाजित करता है। तो ये विभाजित करता है 2:3 के अंदर, क्योंकि एक AB की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2√14 और BC की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3√14। बस उनका अनुपात लीजिए और 2/3 के अनुपात में ये इनको विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। आपको एक प्रॉब्लम दी गई है और आपको ये कहा गया है कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए। तो जो प्रॉब्लम है आपकी वो इस तरह से है कि उद्देश्य फलन जो आपको दिया गया है, ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, अधिकतम z बराबर 20x + 30y, और इसके जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से आपको दिए गए हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जो x + 2y ≤ 20, इसकी एक रेखा ड्रॉ होगी। 3x + 2y ≤ 30, इसकी एक रेखा ड्रॉ होगी। x > 0 और y > 0। तो पहले हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर हम इसके डायग्राम पे बात करेंगे। बात करते हैं x + 2y = 20 की। पहला जो इक्वेशन है हमारी वो इस तरह से, वही सेम चीज अगर हम x को 0 के बराबर पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10 आएगी। खुद देखिए आप एक बार। और उसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 20 आएगी। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए। इन 2 पॉइंट्स को हम जब मैच करेंगे तो हमको एक लाइन प्राप्त हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन से देखिए कि जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको y की वैल्यू कितनी मिलती है 15 मिलती है, और जब y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलती है हमको 10 मिलती है। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरी रेखा के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो कि हम उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को सरल करने पर हमको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेदन जो बिंदु है, वो प्राप्त होंगे। और वो किस तरह से प्राप्त होंगे हमारे पास 2x = 10। 1 व 2 को जब हमने सरल किया, जब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 2x = 10। कैसे देखिए सरल करने का जो तरीका है वो है आपके पास x + 2y = 20 और ये है हमारे पास 3x + 2y = 30। अगर हम वही चेंज करेंगे नीचे के सिंबल, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कितना आ जाएगा माइनस का 3x में से x को लेस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x बराबर माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x = 5। तो x = 5 है। अब x = 5 की वैल्यू आप पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर इन दोनों में से, तो y की वैल्यू आपको निकल के आएगी 15/2। तो ये आपके क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों रेखाओं के हैं, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक है। तो यहां से अब हम इसको डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों रेखाओं का। और दूसरा है हमारे पास जो हम जिसकी बात कर रहे थे, ये हमारी रेखा x + 2y ≤ 20, और नीचे वाला क्षेत्रीय होगा क्योंकि लेस देन वाला साइन है हमारे पास। और दूसरा है हमारे पास 3x + 2y = 30। ये रेखा हमारी वो है। ध्यान से देखिए इसे। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, हमारे जो भी पॉइंट्स हैं हम इसके अंदर देखें एक बार। तो ये जो रीजन हमको मिलेगा, ये वाला जो रीजन मिलेगा हमको, ये हमारा सुसंगत क्षेत्र है। और अब हम देखते हैं कि हमको जो जितने भी हमें पॉइंट्स मिले हैं अभी तक, जो भी हमने पॉइंट्स निकाले हैं यहाँ पे, वो सारे सुसंगत हल हैं। और उन सुसंगत हल में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो हमारी z को सेटिस्फाइड करेगी, यानी अधिकतम हमें कौन से पॉइंट पे मिलेगा वो हमारा इष्टतम हल होगा। तो इस डायग्राम के अंदर हमने जितने भी पॉइंट्स निकाले हैं, हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं या फिर वैल्यू जो पुट करके हमने जो इसके जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, उन सॉल्यूशंस में से हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर z मैक्सिमम हो जाता है, वही हमारा इष्टतम हल होगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, जो पॉइंट्स है हमारे पास उनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। तो जब सारे वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो x का मान, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था हमारे पास क्या था 5 और 15/2। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हमारा जो वैल्यूज आ रही थी हमारी, वो उस पे हमको सबसे ज्यादा मान मिल रहा है जितने भी पॉइंट्स के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मान z का किस पे आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और वो मान कितना है हमारा 325। और चित्र से स्पष्ट है कि हल सुसंगत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हल करना है हमको 2xy + y² - 2x² dy/dx = 0, जहां पे y = 2 यदि x = 1।
आपको जो इक्वेशन दी गई है बस कुछ भी नहीं करना है, आपको इसके अंदर सबसे पहले dy अपॉन dx को सेपरेट करना है। अब आप जब dy अपॉन dx को सेपरेट करेंगे तो आपको इक्वेशन को देखकर ही पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी समघात समीकरण है। और समघात समीकरण को हल करने के हमारे पास एक मेथड है, यानी कि जहां भी आपके पास y है वहां पे आपको y बराबर vx पुट करना पड़ेगा। और y बराबर vx जब आप पुट करेंगे तो इसका dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी आपकी v प्लस एक्स dv अपॉन dx। इसका जो आप डिफरेंशिएट करेंगे, जहां पे dy अपॉन dx है वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहाँ पे y की जगह क्या रख देंगे, vx रख देंगे। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आता है एक्स स्क्वायर 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, और उसके बाद आता है हमारे पास x dv अपॉन dx बराबर 2v प्लस वी स्क्वायर। इसको लेकर माइनस v को उधर ले गए तो यहाँ से जो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है हमारे पास x dv अपॉन dx की, वो आती है हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 2। तो अब यहाँ से कुछ भी नहीं है, जब v की जहां पे dv है उस तरफ v को ले आए और जहां पे dx है वहां पे x को ले आए। तो जब यहाँ देखेंगे हम इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर -2 dv बराबर 1/2 dx अपॉन x प्लस c, और v -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 बराबर 1/2 log x प्लस c, क्योंकि log x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करें, -1 अपॉन v बराबर 1/2 log x प्लस c, v का मान पुट करें यहाँ पे y अपॉन एक्स पुनः रखने पर, और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आती है हमारे पास वो आती है -x अपॉन y बराबर 1/2 log x प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमको शुरुआत में दे रखा था कि प्रारंभिक मान x बराबर 1 y बराबर 2 रखने पर, जब हमने y बराबर 2 रखा और x बराबर 1 रखा तो हमारे पास जो c की वैल्यू आती है वो आएगी हमारे पास -1/2। और यहाँ पे बस c की वैल्यू पुट कर दीजिए -1/2, और जो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा y बराबर 2x अपॉन 1 माइनस log x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट पाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट ऑफ sin 2x dx को हल कीजिए। कैसे हल करेंगे इसको, कि क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, तो हमें पता है कि जैसे निश्चित समाकलन के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो हम फॉर्मूलाज पुट करते हैं कि sin x प्लस cos x, और इसको sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin 2x, यानी कि sin 2x के अंदर आपने क्या करा, यहाँ पे +1 किया और दूसरा क्या किया, -1 कर दिया। तो यहाँ आपने यहाँ किया। अब 1 माइनस sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x cos x। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला बनता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से। तो क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहां से देखें, अब sin x माइनस cos x को अगर आप t के बराबर पुट करते हैं तो आपके पास जो डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास आता है cos x प्लस sin x dx बराबर d की, जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू है। देखें यहाँ पे sin x प्लस cos x dx बराबर dt। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि अब जाहिर सी बात है आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो निश्चित समाकलन के अंदर उसकी लिमिट्स भी चेंज होगी। तो लिमिट जब आपकी x बराबर पाई बाई 6 थी तो t का मान कितना होगा, sin पाई बाई 6 माइनस cos पाई बाई 6 बराबर 1/2 माइनस √3/2 बराबर -√3 माइनस 1 अपॉन 2। और जब आपकी वैल्यू लिमिट x बराबर पाई बाई 3 तो t बराबर sin पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3 √3 माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको लिमिट्स प्राप्त होती है। लिमिट रखिए जहाँ पे -√3 माइनस 1 अपॉन 2 और से √3 माइनस 1 अपॉन 2 और dt अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ देखिए -a टू a हमारी लिमिट थी, और लिमिट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि अगर विषम फलन होता तो वो 0 हो जाता, और सम फलन है तो हमारे लिमिट 0 से शुरू होती है, 0 से a में कन्वर्ट होती है और 2 आगे आ जाता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसके अंदर। तो 2 0 से √3 माइनस 1 अपॉन 2 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो 1 माइनस टी स्क्वायर है जब आपने माइनस रख के देखा इसके अंदर -√3 माइनस 1 अपॉन 2 तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक सम फलन है। तो इसके मतलब ये है कि 2 0 से a dt √1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट करी, इसमें लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकल समीकरण cos स्क्वायर एक्स dy अपॉन dx प्लस वाई बराबर tan x का हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। अब सबसे पहले जो इक्वेशन हमको दी गई है इसको देखते हैं कैसे किस प्रकार से। वही dy, सबसे पहले dy अपॉन dx को सिंगल करें। तो dy अपॉन dx को जब आपने बिल्कुल सिंगल रखा तो उसके बाद आपने cos स्क्वायर एक्स का भाग लगाया, तो यहाँ आपको मिलता है y sec स्क्वायर एक्स और दूसरा मिलता है आपको tan x sec स्क्वायर एक्स। अब ये समीकरण फर्स्ट एक रेखिक अवकल समीकरण है और रेखिक अवकल समीकरण की हमने पहले भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई थी और वो क्या थी आपके पास dy अपॉन dx प्लस p ऑफ एक्स वाई बराबर q ऑफ x। तो इससे कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये इक्वेशन इस तरह से है। तो हाँ देखिए dy अपॉन dx और p ऑफ x की जगह हमारे पास फंक्शन है sec स्क्वायर एक्स और दूसरी जगह है हमारे पास y और q x की जगह है tan x sec स्क्वायर x। तो यहाँ देखेंगे इसका IF निकालेंगे और IF निकालने के लिए e की पावर p dx करते हैं, यही था हमारा। तो p की जगह क्या था हमारे पास sec स्क्वायर एक्स, इसको रखा और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर tan x, बस वो देखा यहाँ पे। और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेखिक अवकल समीकरण फाइंड आउट करने का, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, y डॉट IF डॉट q ऑफ x dx। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने पर हमको जो मिलेगा स्टेप वो कुछ इस तरह से मिलेगा, y डॉट e की पावर tan x बराबर tan x डॉट sec स्क्वायर एक्स डॉट e की पावर tan x dx। नेक्स्ट देखते हैं कि अब tan x, अब आप RHS में tan x का मान कितना रखेंगे, t रखेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो दूसरी कितनी आ जाएगी sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो हमारे पास जो स्टेप होगी हमारी नेक्स्ट वो कुछ इस तरह से होगी। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको u डॉट v वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, या जो आपके जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ जो सॉल्व किया वो इस तरह से किया है कि t को बाहर निकाला e की पावर t dt माइनस का dt अपॉन dt e की पावर t dt। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो आपने उसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर जो मिला आपको t एज इट इज रहा, e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है सेम होता है, dt अपॉन dt बन रहा है यहाँ पे e की पावर t अगेन e की पावर t, और जो आपके पास स्टेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। वही जो फॉर्मूला जो बताया था आपको वो ये है, ठीक है। अब देखें आगे, y डॉट e की पावर tan x बराबर t डॉट e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। आप इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें और उसके बाद जो t की वैल्यू थी हमारी tan x उसका मान रखें और हमारे पास जो अभिष्ट समीकरण होगी वो कुछ इस तरह से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 to -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, जो आपको दो इक्वेशन दी गई है रेखा की, पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वो कुछ इस तरह से है कि हम जानते हैं कि उस रेखा का सदिश समीकरण जो कि किसी बिंदु से गुजरती है तथा किसी सदिश के समांतर होगा, क्या होगा, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। जहां पे a वेक्टर बिंदु का स्थिति सदिश है, उस बिंदु का जहां से वो गुजर रही है, और जो b वेक्टर है रेखा के समांतर सदिश का समीकरण है। रेखा बिंदु 1 to -4 से गुजरती है, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और माना बी वेक्टर को हमने माना है कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। दो रेखाएं परस्पर लंबवत होगी, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो उनका फॉर्मूला होता है वो होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0। जहां दिया है कि सदिश बी वेक्टर निम्न रेखाओं के लंबवत है, ये दो रेखाएं दी गई है उसके लंबवत हैं, तो इनके जब आप डायरेक्शन रेशियोज आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो जब आपने वैल्यू पुट करी यहाँ से a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर 0 दोनों रेखाओं के रेस्पेक्ट के अंदर, तो यहाँ से आपको जो मिला वो क्या मिला, 3x माइनस 16y प्लस 7z बराबर 0, 3x प्लस 8y माइनस 5z बराबर 0। अब यहाँ से हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी आपने, 16 माइनस 5 8y 8 इंटू 7। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करी। आप अपने दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, एक्स और वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट, आपको जो भी सुटेबल लगे। तो यहां से देखते हैं हम, जो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर कि x की वैल्यू है हमारे पास 2, y की है 3 और z की है हमारे पास 6, और इसको हम k के इक्वल पे प्रूव करते हैं। तो x बराबर हमारे पास आ गया 2k, y बराबर आता है 3k और z बराबर 6k।
अब यहाँ पे अगर जब हमको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब सूत्र में a वेक्टर व b वेक्टर का मान रखने पर जो हमारे पास उस सदिश का जो समीकरण होगा वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2k i कैप प्लस 3kj कैप प्लस 6k कैप। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास, तो इसलिए रेखा की जो समीकरण होगी वो कुछ हमारी इस तरह से प्राप्त होगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 सिक्के दिए गए, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है और दूसरा सिक्का अभिनत है, जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है और तीसरा अभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छया चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। देखें, अब तीनों में से एक सिक्का चुनने की प्रायिकता, मतलब आपके पास कितने सिक्के हैं, 3 है, तो उनमें से एक सिक्का चुनेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। यदि तीनों सिक्के की घटनाएं E1 E2 E3 है, वह चित्त आने की घटना क्या है, आपके पास A है, तब P ऑफ E1 बराबर P ऑफ E2 बराबर P ऑफ E3, मतलब तीनों घटनाएं जो है उनकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी, आपके पास 1/3 हो जाएगी। एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, मतलब एक सिक्का उनमें से ऐसा है जिसके दोनों ओर चित्त है, तो यहाँ पे P ऑफ A अपॉन E1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। क्यों हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर उसके एक तरफ हेड होता और एक तरफ टेल होता, तब तो 1/2 होती है उसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हेड आने की या टेल आने की। लेकिन जब दोनों तरफ ही आपको चित्त दे दिया गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दो कैसे भी उछाले आप, उसको आना तो चित्त ही है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1। दूसरा सिक्का है आपका 75% बार चित्त दर्शाता है, तो 75% बार चित्त दर्शाता है, तो P ऑफ A अपॉन E2 बराबर कितनी परसेंट हो गया उसका, 0.75, यानी कि उसकी कितनी प्रायिकता हो जाएगी, 3/4। तीसरा अनअभिनत सिक्का है, P बराबर A अपॉन E3 बराबर 1/2, तो मतलब उसका भी सेम है कि हेड आएगा टेल आएगा तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ से कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूला है हमारे पास कि P ऑफ E1 अपॉन A बराबर, उसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है वो है P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3। P ऑफ A अपॉन E3 से हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूले के अंदर हमने जब वैल्यू पुट करी तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4/9। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सैंपल पेपर के साथ, नए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़िए और खूब पढ़िए, अच्छे नंबर लेकर आइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।